हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इसके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट की क्लास, जिसमें हमारी फिजिक्स की पहली क्लास रहने वाली है, जिसका नाम जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें हमारे लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें हमारे 3 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दे रखा है, एक हमारा कार्नो इंजन दे रखा है और एक प्रशीतक दे रखा है। ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो पहला पॉइंट हमने लिखा है स्थूल निर्देशांक। स्थूल निर्देशांक कौन से होते हैं? जैसे दाब हो गया, आयतन हो गया और ताप। यहाँ पे ताप जो हम लेंगे इस चैप्टर में यूज़ लेंगे वो परम ताप यानी केल्विन के रूप में लेंगे। ठीक है, यानी स्थूल निर्देशांक कहते हैं। पूरे चैप्टर में इन तीनों की ही चर्चा होने वाली है, पी, वी और टी की। अच्छा, परम ताप कैसे निकालते हैं? मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में अपने को टेम्परेचर दे रखा है, तो उसमें क्या कर देंगे 273 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परम ताप, जो कि केल्विन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, अब बात है, अगला पॉइंट हमारा आता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ क्या होते हैं? जो कार्यकारी पदार्थ से हम आशय क्या है? आदर्श गैस। ठीक है, कौन सी गैस है? आदर्श गैस। आदर्श गैस ही क्या होती है? आदर्श गैस से हमने पता है आदर्श गैस वो गैस होती है जिसमें कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, आदर्श गैस कैसी होती है? जिसमें गैसीय अणु कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होते हैं? कण बहुत पास पास होते हैं, जिसमें आकर्षण बल क्या है? बहुत मजबूत होता है। जबकि द्रव में अणु और दूर दूर होते हैं, और गैस में अणु क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं, और आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। कैसा होता है आकर्षण बल? नगण्य होता है। ठीक है, आदर्श गैस की समीकरण क्या है? ये पी वी इजिकल टू एन आर टी। पी वी इजिकल टू एन आर टी। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है आदर्श गैस के ऊपर। ठीक है, जो भी गैस यूज़ में आएगी वो आदर्श गैस की आएगी। जो निकाय की हम बात करेंगे उसका मतलब ही क्या होगा? आदर्श गैस। ठीक है, अच्छा, ये वास्तविक गैस हमने क्यों लिया? वास्तविक गैस का हमारा कोई काम नहीं है, बस इससे तुलना करने के लिए हमने इसको लिख रखा है। वास्तविक गैस में अपने को इतना ध्यान रखना है, जो अणु के मध्य जो बल होता है वो कौन सा होता है? दुर्बल वान डर वाल बल। और ये उसकी समीकरण है, वान डर वाल गैस समीकरण, जिसे कहते हैं पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू में वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अच्छा, अब आदर्श गैस और वास्तविक गैस में एक चीज़ और ध्यान रखनी है। आदर्श गैस को वास्तविक गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वास्तविक गैस को आदर्श गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आदर्श गैस में हम जानते हैं कि आदर्श गैस में अणु कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसको वास्तविक गैस में लाने के लिए क्या होना चाहिए? अणु कैसे, कण क्या पास पास आए? कण पास पास आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे? प्रेशर यानी कि दाब तो क्या हो ज़्यादा, जिससे अणु क्या होंगे? पास पास आएंगे। और टेम्परेचर क्या होगा? कम। ठीक है, दाब ज़्यादा और प्रेशर कम, तो आदर्श गैस किस में चेंज हो जाएगी? वास्तविक गैस में। और वास्तविक गैस को आदर्श गैस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर तो कम और टेम्परेचर ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो अणु क्या है? अणु गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी अणु गति करने लगेंगे, अणु दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वास्तविक गैस से आदर्श गैस में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ऊष्मागतिक प्रक्रम में किया गया कार्य। हमारा जो ऊष्मागतिक के नियम है, उस नियम को पढ़ने से पहले हमको 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक कार्य, एक हमारी आंतरिक ऊर्जा और एक निकाय को दी गई ऊष्मा। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है वो हमारे आगे काम आएगी। तो इन 3 टर्मों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है प्रथम नियम ऊष्मागतिकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा नियम ही ये कहता है कि निकाय को जो दी गई ऊष्मा है पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। कुछ हिस्सा उसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और शेष कार्य में रूपांतरित होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको 3 टर्म्स पहले पढ़नी ही पड़ेगी। तो ऊष्मागतिक प्रक्रम में किया गया कार्य, हम ये पहले पढ़ेंगे। ऊष्मागतिक प्रक्रम में किया गया कार्य में हमको सबसे पहले जो याद रखना है वो ये है कि ऊष्मागतिक में जो है कार्य का जो फॉर्मूला याद रखना है, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा, डी डब्ल्यू इजक्वल टू पी डी वी। अच्छा, ये फॉर्मूला आता कहाँ से? ये फॉर्मूला आता है कार्य कार्य को हम जानते हैं, कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। इसको समीकरण 2। जब इन दोनों समीकरण को अपन कंबाइन करते हैं तब जाकर हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है? डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डॉट डी वी, यानी कार्य इजिकल टू दाब इंटू आयतन। डी वी क्या है यहाँ पे? डी वी है आयतन में परिवर्तन, यानी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है,
परिवर्तन, परिवर्तन से मतलब क्या है? परिवर्तन खाली वृद्धि थोड़ी है। परिवर्तन का मतलब है आयतन में वृद्धि भी हो सकती है और आयतन में कमी भी हो सकती है। देखो ये चित्र में दिखा रखा है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है? या आदर्श गैस भरी हुई है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो कौन सी है? आदर्श गैस भरी हुई है। और ये ऊपर लगा रखा है अपन ने पिस्टन, ठीक है। ये क्या लगा रखा है? पिस्टन। और इसमें होता है एक्चुअल में क्या है? अब देखो गैस द्वारा कार्य किया गया है या गैस पर कार्य किया गया है, ये देखते हैं। देखो जब गैस द्वारा कार्य किया गया है यानी गैस द्वारा कार्य किया गया है यानी क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होगी। गैस द्वारा जब कार्य किया जाएगा तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगी। और आयतन में जब वृद्धि होगी तो डब्ल्यू का मान जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और जब गैस पर कार्य किया जाएगा, गैस पर कार्य कैसे किया जाएगा? जब पिस्टन है, पिस्टन क्या है? प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, गैस के अणु क्या है? पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो यानी क्या होगा? आयतन में संकुचन होगा। आयतन में क्या होगा? संकुचन। और जब आयतन में कमी होगी यानी आयतन में संकुचन होगा तो डब्ल्यू का मान तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। देखो ये अपन ने लिख रखा है आगे, यदि आयतन में, यदि आयतन में वृद्धि होगी यानी कि गैस का क्या होगा? एक्सपांशन, यानी डी वी इजकल टू पॉजिटिव, तो डी डब्ल्यू का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। यदि आयतन में क्या होगी? कमी, यानी पिस्टन जब प्रेशर लगाएगा गैस के अणु क्या आएंगे? पास पास, यानी गैस कैसी हो जाएगी? पीड़ित हो जाएगी। गैस क्या होगी? पीड़ित, संपीड़न होगा, संकुचन होगा। तो आयतन में क्या आएगी? कमी। और जब आयतन में कमी आएगी तो डी डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी डॉट डी वी होता है क्या। तो जब डी वी का मान नेगेटिव तो डब्ल्यू का मान भी नेगेटिव, और डी वी का मान पॉजिटिव तो डब्ल्यू का मान भी पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो हमको कार्य में एक चीज़ अपन ने पढ़ी सबसे पहले, उसका फॉर्मूला जो कि हमारे काम में आएगा, डब्ल्यू इजिकल टू पी डॉट डी वी। अब सेकंड पॉइंट, कार्य में अपने को क्या ध्यान में रखना है? ऊष्मा गतिक में किया गया कार्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। किस पर? पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसको आगे मैं चित्र से समझाता हूँ। ये देखिए आगे, अब मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट दे रखा है ए इनिशियल पॉइंट, राइट, और एक दे रखा है बी फाइनल पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए तीन लड़के हैं, ठीक है। एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तीनों, ठीक है। एक तो बिल्कुल सीधा सीधा गया और पहुंच गया फाइनल पॉइंट पे, दूसरा गलियों से घूमते हुए गया, और तीसरा तीसरी गली से घूमता हुआ गया। तीनों ने क्या, अलग अलग पथ तय किया, यानी रास्ते तीनों के अलग अलग थे, पर डेस्टिनेशन तीनों की क्या सेम थी? क्या चलने का पॉइंट भी सेम था और डेस्टिनेशन पॉइंट यानी जहाँ पहुँचना था वो भी सेम था। तो कार्य क्या इन पर निर्भर करेगा? नहीं, क्योंकि तीनों का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट तीनों का क्या था? सेम था। तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर कार्य निर्भर नहीं करता। लेकिन तीनों ने क्या रास्ते अलग अलग तय किए, तो तीनों के, तीनों ने जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? अलग होगा, अलग होगा। तीनों का वर्क डन क्या होगा? अलग अलग होगा तीनों का। तो वर्क किस पर निर्भर कर रहा है? पथ पर। किस पर निर्भर कर रहा है? पथ पर। और किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, ठीक है। अब ये आ गया पीवी ग्राफी। अब ग्राफीय मेथड से वर्क कैसे निकालते हैं ना, कार्य की गणना हम ग्राफीय मेथड से कार्य को कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूले से देखा W इजिकल टू पी डॉट डी वी, ठीक है। अब उसको ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ग्राफीय विधि में पीवी वक्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कार्य के तुल्य होता है। क्या कह रहा है? छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल कार्य के तुल्य होता है। देखो ये पॉइंट याद रखना, आयतन अक्ष के अनुदिश। कौन सा? आयतन अक्ष के अनुदिश, ठीक है। इसको अभी न्यूमेरिकल से समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये हमने कही थी, ए हमारा क्या था? ए हमारा था इनिशियल पॉइंट और बी हमारा क्या था? फाइनल पॉइंट। ये तीन अलग अलग रास्ते तय किए थे, एक ये और तीसरा रास्ता अपना ये, ठीक है। यही था क्या? अब मैंने तीनों रास्तों को क्या है? अलग अलग बना लिया है, ठीक है। पीवी वक्र में अलग अलग रास्तों का अपन ने तय करना है। हमारा पहला रास्ता जैसे कि ये है, राइट। पहला रास्ता, एक मिनट, हमारा पहला रास्ता ये वाला, राइट, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, पहले रास्ते में पी और वी, अब वो क्या कह रहा है? पीवी वक्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके तुल्य होता है? कार्य के तुल्य होता है। हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? वर्क। वर्क आ जाएगा क्या? कार्य, ठीक है। अब देखो किसके अनुदिश कही थी मैंने? कही थी ना आयतन अक्ष के अनुदिश। हमको ध्यान रख किसके अनुदिश निकालना है? आयतन अक्ष के। ये देखो ये पॉइंट हमने मिला रखे हैं, ये आयतन अक्ष के अनुदिश। तो ये वाला हिस्सा जो अपन निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या आ गया?
वक्र के, ठीक है। ऐसी सेकंड वाला रास्ता जिसने सेकंड पाथ ये था क्या, सेकंड पाथ, इसका निकाल लेंगे आयतन अक्ष के अनुदिश, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसी थर्ड वाले का थर्ड वाला पाथ हमारा ये था, राइट, इसको निकाल लेंगे किसके अनुदिश, आयतन अक्ष के अनुदिश, तो ये हमारा बन गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, फिर उससे कम सेकंड वाले का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, ये थर्ड वाले का सबसे कम है, राइट। तो क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा, वर्क डन भी उसका ही ज़्यादा होगा, राइट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा, यानी A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, राइट। तो वही वर्क सबसे ज़्यादा कार्य किसका होगा, फर्स्ट वाले के द्वारा, फिर सेकंड वाले का और फिर थर्ड वाले का, ठीक है। ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, यदि ऊष्मागतिक प्रक्रम कैसा हो, चक्रीय हो, याद रखना चक्रीय प्रक्रम आ गया। अब चक्रीय प्रक्रम हो यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल से चालू किया वापस इनिशियल पे पहुंच गया, तो किया गया कार्य उस चक्रीय पथ के वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के तुल्य होगा। और यदि पथ की दिशा क्लॉकवाइज है तो कार्य पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होने पर कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या हो जाए, जब बराबर हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं। देखो ये प्रारंभिक, यहाँ से ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से वापस क्या आ गया, ए पे, यानी ए से शुरुआत करी और वापस ए पे आ गया। तो क्या कह रहा है, जो पथ की जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसा होगा, जो कार्य होगा वो क्या होगा, चक्रीय पथ के द्वारा, जो ये अपन ने, ये एक चक्कर बन गया ना, उसके पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, हमारा कार्य हो जाएगा, राइट। अब ये कह रहा है क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये तो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है ना, ये घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्लॉकवाइज है तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि अगर ये ऐसा होता ना एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हमारा कार्य क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो ये हमारा न्यूमेरिकली है, ये एक तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, त्रिभुज बन गया क्या। अब इसमें आयतन अक्ष के अनुदिश नहीं देखना है क्षेत्रफल, इसमें बंद वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। बंद वक्र में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है क्या, 1/2 इंटू आधार, 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा, 3 माइनस से 1, यानी कि आधार कितना आ गया 2, और ऊंचाई कितनी, 30 में से 10 घटाएंगे तो ऊंचाई आएगी कितनी, 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 जूल। यही हमारा क्या आ गया, कार्य, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगले में भी क्या है दे रखा है अपने में। अगले में ये क्या व्रत बना रखा है क्या, देखो इसमें भी क्या कर रखा है, वापस घूम फिर करके उसी पॉइंट पे आ रहा है क्या, इनिशियल, यानी चक्रीय प्रक्रम हो गया। अच्छा साइक्लिक है, ऐसा है, नो साइक्लिक है और क्लॉकवाइज है, राइट। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ना, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, तो यानी कि वर्क डन होगा पॉजिटिव आएगा, वर्क की वैल्यू, इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है अपने को स्पेशली, वर्क, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, अच्छा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आर का मान निकालना है, आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है क्या। अब अपने को पता है व्यास अपने दो तरीके से निकल रही है, देखो V1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी V1, और V2 यानी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये तो आ गया व्यास, और इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगी त्रिज्या, ठीक है। और यदि मैं ऊपर वाले इससे देखूँ, P वाले से देखूँ, तो P2 - P1, ये भी तो व्यास ही हो गया, P2 - P1, P2 - P1 बटे में 2, ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है। अच्छा याद रखना W का जो फॉर्मूला आता है उसमें P भी आता है और V भी आता है, इसलिए अपन ने क्या किया है, आर स्क्वायर को तोड़ दिया, पाई आर इंटू आर कर दिया, यानी एक बार अपन क्या लेंगे, P वाला लेंगे और एक बार क्या लेंगे, V वाला लेंगे। तो पाई इसको इंटू में P2 - P1/2 और V2 - V1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य आ जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब देखो इधर याद ग्राफ में ध्यान देना, ये हमने ये तो पढ़ ही लिया, पी DW बराबर क्या होता है, P.dV, ठीक है। और dV की बात करें यानी चेंज इन वॉल्यूम, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। अब देखो ये P और V के बीच ग्राफ बना रखा है, अब ये A इनिशियल पॉइंट हो गया, B फाइनल पॉइंट हो गया। अब इसमें अपने को ध्यान देना है तीर किस तरफ है, ठीक है। जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए उसमें अपने को ध्यान देना तीर किस तरफ है। अब देखो इसमें तीर यूँ है, ठीक है, यानी A से B की तरफ, इस तरफ है, राइट। यानी कि आयतन का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है।
आयतन का मान कम हो रहा है देखो। और जबकि दूसरे वाले ग्राफ में देखो तो क्या हो रहा है, आयतन का मान देखो ए से बी, तीर की दिशा देखना, तीर की दिशा यूं जा रही है, यानी आयतन का मान बढ़ रहा है, आयतन का मान बढ़ रहा है। फर्स्ट वाले में आयतन का मान कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कि कौन सी स्थिति होगी, संकुचन, यानी कि वर्क जो आएगा वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। जबकि इसमें कौन सी स्थिति होगी, प्रसार वाली, यानी वर्क हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये ध्यान देना है, ठीक है, चिन्ह का ध्यान देना है, पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं एक और न्यूमेरिकल। ये हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसने ये बस एक रेखा खींच दी है और ये हमारा न्यूमेरिकल बना दिया है। अब देखो ए से बी, अब अपने को पहले तीर पे ध्यान देना, तीर किस तरफ है, यूं है क्या, यानी कि ए से बी, यानी आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी संकुचन, यानी हमको पता है कि वर्ग का मान जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ अपने को पता पड़ी किस में आएगा, नेगेटिव में। अच्छा अब कैसे निकालते हैं, मैंने कही थी आयतन अक्ष के अनुदिश कैसे निकालेंगे, और ये आयतन अक्ष के अनुदिश ये निकालेंगे तो ये अपना बन गया, ये समलम चतुर्भुज बन गया, क्या क्या बन गए, समलम चतुर्भुज। और समलम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, 1/2 इंटू समांतर भुजा, और समांतर भुजा यहाँ से एक भुजा ये रही, इसकी कितनी है, 100 में, और एक भुजा ये हो गई, तो कितनी हो गई, 300, 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। और उनके बीच की दूरी यानी 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये टोटल मिला के क्या है, काट पीट करके उत्तर आ जाएगा 2000 जूल। और ये चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का, राइट, ये ध्यान रखना। यानी कि क्या हो रहा है, संकुचन, ठीक है। ये तो होगी हमारे कार्य की बात। अब बात करते हैं अपन आंतरिक ऊर्जा। हमने अपना पहला कार्य याद कर लिया, राइट। कार्य में हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। कार्य में हमने पढ़ा सबसे पहले W = P.dV, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने ग्राफीय विधि से कार्य निकाला, सूत्र के द्वारा निकाला। फिर ग्राफीय विधि से कैसे निकालेंगे, आयतन अक्ष के अनुदिश जो क्षेत्रफल निकलेगा वही हमारा क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है। चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा, बंद वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कार्य के तुल्य होगा, ठीक है। ये अपन ने इतना सा पढ़ा है कार्य के अंदर, ठीक है। और कार्य की में एक चीज़ और अपन ने पढ़ी, कार्य का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, पथ पर, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करेगा, पथ पर निर्भर करता है। अलग अलग पथ के लिए कार्य का मान भी क्या होगा, अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा की। बस आंतरिक ऊर्जा में अगर मैं बात करूँ, आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मागतिक निकाय में आदर्श गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। पर इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, यानी कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें अणु कैसे होते हैं, दूर दूर, आकर्षण जो होता है जीरो, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। तो आंतरिक ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के, ठीक है। अब हम जानते हैं गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है ना। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, परम ताप पर। यहाँ पे हम टेम्परेचर में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने को परम ताप ध्यान रखना है, याद रखना, केल्विन में ही वैल्यू रखनी है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है, परम ताप पर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणुओं की गति बढ़ती है, गति बढ़ती है तो अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, राइट। तो किस पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा, परम ताप पर। जब गतिज ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर कर रही है और हमारी कुल ऊर्जा किस पर निर्भर है, गतिज ऊर्जा पर, राइट। तो कुल ऊर्जा भी किस पर निर्भर करेगी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करेगी, परम ताप पर निर्भर करेगी ना, परम ताप पर निर्भर करेगी। अच्छा अब कैसे निर्भर करेगी, जब टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने पर क्या होगा, टेम्परेचर देने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या आंतरिक ऊर्जा कैसी आएगी, पॉजिटिव। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा का मान नेगेटिव में, ठीक है। इट्स ए स्टेट फंक्शन। अब ये क्या, ये एक अवस्था फलन है। देखो कार्य में मैंने कही थी, कार्य में इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उस पर निर्भर नहीं करता, जबकि आंतरिक ऊर्जा जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती। इसका मान किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, पथ से स्वतंत्र होता है, यानी पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो डी यू, यानी डी यू के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। अब अपना एक क्वेश्चन आता है इसमें न्यूमेरिकल का, करते हैं, देखें। ये अपने को एक ग्राफ दे रखा है भैया यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ दे रखा है, तीन अलग अलग रास्ते तय कर रखे हैं, ए इनिशियल से बी फाइनल तक तीन अलग अलग रास्ते हैं। अब ये अपने से कंडीशन पूछ रहा है अपने को ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के लिए उपयुक्त कथन है, ठीक है। U1 = U2 > -U3, नहीं।
U1 U2 से बड़ा, U2 U3 से बड़ा? नहीं। क्या U3 U2 से बड़ा है, U2 U1 से बड़ा है? नहीं। क्या U1 U2 U3 एक दूसरे के बराबर नहीं है? नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही जो होगा वो क्या होगा, U1 इजक्वल टू U2 इजक्वल टू U3। मैंने पहले ही कहा आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, पथ पर निर्भर नहीं करती। आंतरिक ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर जब निर्भर ही नहीं करता, तीनों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यदि ताप में, अब देखो इसमें यदि ताप नियत और ताप में परिवर्तन यानी डी टी बराबर जीरो हो जाए, यानी समतापी प्रक्रम की बात कर रहा है, डी टी यानी ताप में परिवर्तन जीरो हो। मैंने कही थी ताप में परिवर्तन, जो आंतरिक ऊर्जा वो किस पर निर्भर कर रही थी, तापमान पे। और जब ताप में परिवर्तन ही जीरो हो गया तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपने को ध्यान रखना है समतापी प्रक्रम में टी यू का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर अपने को ये ध्यान रखना है, ये सूत्र डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डॉट टी टी, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अपने को याद रखना है डी यू में एन सी वी टी टी फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान हो, यानी यू फाइनल और यूनिशियल सेम हो जाए, तो डी यू का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि कब होगा ये चक्रीय प्रक्रम, ये पॉसिबल कब होगा, जब इनिशियल फाइनल स्टेज बराबर कब होगी, जब चक्रीय प्रक्रम होगा, राइट। तो डी यू का मान जीरो। अब डी यू के लिए दो कंडीशन होगी, एक तो समतापीय प्रक्रम यानी कि टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो शून्य हो, तो डी यू का मान जीरो हो जाएगा। या फिर चक्रीय प्रक्रम हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, उसमें क्या हो जाएगा, डी यू का मान जीरो हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आदर्श गैस हेतु विशिष्ट ऊष्माओं के प्रकार। देखो ये अपना सीपी और सीवी का जो कॉन्सेप्ट है आगे आएगा, उसमें विस्तार से समझेंगे। अभी इतने को अपने को ध्यान रखना है, सीपी और सीवी में अपने को इतना ध्यान रखना है, अभी सीपी जो होता है वो इस ग्रेटर देन सीवी होता है। ये क्यों होता है ये आगे मैं बताऊंगा, आगे कारण भी आएगा इसका, सीपी का मान सीवी से ज़्यादा क्यों होता है। अच्छा सीपी और सीवी देखो दोनों किलोग्राम में किलोग्राम का भाग देंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो राशि कैसी, मात्राहीन विमाहीन ही होगी। ऐसी सीपी और सीवी क्या है, दोनों के विशिष्ट ऊष्मा ही है क्या, जब विशिष्ट ऊष्मा ही है दोनों ही, तो कैसी होगी, मात्राहीन विमाहीन और अंक, ठीक है, मात्राहीन विमाहीन अंक, ठीक है। अच्छा जब इसको अपन ये हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, गामा, क्या आएगा, गामा। ये किसके बराबर होता है, सी पी अपॉन सी वी, गामा के बराबर। गामा क्या है, रुद्धोष् निष्पत्ति, जिसका मान जो है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब गामा का मान भी देखो, मोनो एटम के लिए और डाई एटम के लिए ये याद रखना पड़ेगा, मोनो एटम के लिए 1.7 होता है और डाई एटम के लिए 1.4 होता है, ठीक है। और ये मेयर संबंध भी अपने को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें अपने आगे आएगी वहाँ पे समझेंगे। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका मान होता है 8.314 जूल, ठीक है। ये अपना हो गया। अब निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये मैंने बताया ही था, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो डब्ल्यू का मान पॉजिटिव, और निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो डब्ल्यू का मान नेगेटिव। यानी पिस्टन द्वारा गैस पर क्या किया जा रहा है, पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जा रहा है। पिस्टन क्या प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी तो गैस के अणु क्या आएंगे, पास पास होंगे, गैस पीड़ित होगी, गैस पीड़ित होगी यानी गैस का क्या होगा, संकुचन होगा, राइट। गैस का क्या होगा, संकुचन होगा, और कार्य का मान अपना नेगेटिव, ठीक है। आयतन में कमी आएगी, कार्य का मान नेगेटिव। अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिया अपन ने, आंतरिक ऊर्जा पढ़ ली। अब तीसरा अपना आता है ऊष्मा। फिर तीनों को एक साथ मैं बताऊंगा आपको क्या है, या ध्यान में रखना है, राइट। गैस या निकाय हेतु डी क्यू इजिकल टू एम सी डी टी, ये याद में रखना है, ठीक है। डी क्यू इजिकल टू क्या होता है, एम सी डी टी, जहाँ पे एम क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करेगी ऊष्मा, कितनी ऊष्मा देनी है किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ की मात्रा पर, ठीक है। इस सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है क्या, सी स्पेसिफिक हीट, और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब डी क्यू का साइन अगर मैं बात करूँ, अब देखो निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय ऊष्मा अवशोषण के लगा है, तो डी क्यू का मान पॉजिटिव, ठीक है। निकाय को ऊष्मा दी जा रही है
तो डी क्यू का मान पॉजिटिव। जब निकाय से ऊष्मा ली जा रही है या निकाय द्वारा ऊष्मा को उत्सर्जन, तो डी क्यू का मान नेगेटिव। अच्छा, निकाय को ऊष्मा दे कौन रहा है? वातावरण और निकाय के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान जब होता है ना, तो निकाय को जब ऊष्मा दी जा रही है, निकाय ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो डी क्यू का मान पॉजिटिव, और निकाय से ऊष्मा ली जा रही है तो डी क्यू का मान नेगेटिव। अब हमारा जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट जिसे कहते हैं, फ्लोट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से तुरंत। देखिए, पहला अपना पॉइंट था, अपन ने पढ़ा कार्य के बारे में, राइट। कार्य में अपन ने पढ़ा W इज इक्वल टू क्या होता है, P डॉट dV, ठीक है। फिर ग्राफीय विधि से अपन ने सीखा, ग्राफीय विधि से कार्य कैसे निकालते हैं। ग्राफीय विधि से निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखते हैं, किसके, आयतन अक्ष के अनुदिश। और यदि चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम में बंद वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ही क्या होता है, कार्य के तुल्य होता है। इतना पढ़ा। और कार्य का मान जो है वो पथ पर निर्भर करता है, राइट। कार्य का मान फाइनल और इनिशियल स्टेट पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि आयतन में जब प्रसार होगा, कार्य में पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है कि हमको, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको चिन्हों का ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव कब होगा कार्य में, देखो, जब आयतन में क्या होगा, प्रसार, W इज इक्वल टू P डॉट dV, जब आयतन में प्रसार होगा, यानी आयतन में प्रसार, वृद्धि हो रही है, यानी कि आयतन में वृद्धि, तो कार्य का मान पॉजिटिव। आयतन में कमी होगी तो कार्य का मान नेगेटिव, यानी कि क्या होगा, संपीड़न होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में अपन को ध्यान रखना है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है, यानी अवस्था फलन है, पथ पर निर्भर नहीं करता है आंतरिक ऊर्जा का मान। और अपन ने क्या पढ़ा, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। समतापी प्रक्रम होगा, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन शून्य है, तो डी यू का मान शून्य। और कब शून्य होता है, जब चक्रीय प्रक्रम होता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट इज इक्वल, मतलब कि इक्वल होती है, ठीक है, तब हमारा मान शून्य होता है। अच्छा, जब टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि होगी तो हमारा डी यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब टेम्परेचर में कमी होगी तो डी यू कैसे लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, अच्छा, एन सी वी डी टी, राइट। डी क्यू का फॉर्मूला याद रखना है, एन सी वी डी टी, ठीक है। उसके बाद अपना ऊष्मा पढ़ा, ऊष्मा में क्या पढ़ा, डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी, ठीक है। अब जब निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो डी क्यू का मान पॉजिटिव, और जब ऊष्मा ली जा रही है तो डी क्यू किस में, नेगेटिव में, ठीक है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, देखो, निकाय को दी गई ऊष्मा जो है पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। उसका कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और बाकी शेष जो है कार्य में रूपांतरित होता है। अच्छा, ये किस पर, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब इसकी जो समीकरण है प्रथम नियम की, जिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने को दिमाग में रखनी है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को अपन जानते हैं, पी डी वी भी लिख सकते हैं क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, डी वी यहाँ पे। प्रश्न में डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी टू समीकरण का प्रयोग करें तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, शुरू से बोलता आ रहा हूँ, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है, चिन्ह ही गलती करवाएंगे, ठीक है। अब हमारे न्यूमेरिकल आएंगे कुछ, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी ऊष्मागतिक प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, देखो क्या क्या दे रखा है, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा 120 जूल, ठीक है। निकाय द्वारा अवशोषित, अवशोषित है यानी कि सिस्टम एनर्जी ले रहा है। निकाय किसको बोलते हैं, जिसमें आदर्श गैस भरी हुई हो, ठीक है, इतना याद रखना, आदर्श गैस भरी हो वो निकाय है। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा 120, यानी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्या, ऊष्मा अवशोषित कर निकाय प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था प्राप्त करता है यदि इस दौरान किया गया कार्य, देखो निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना है, 60 जूल, यानी ये भी किस में, वर्ग भी पॉजिटिव में। तो ज्ञात करें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि डी यू की वैल्यू पूछ रहा है। क्या, अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। अपने को डी क्यू की वैल्यू दे रखी है कि उसमें 120 जूल, डी यू पूछ ही रहा है, और डी डब्ल्यू के मान भी अपने को 60 जूल दे रखा है। मान रख देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा 60 जूल। सिंपल है कि क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि निकाय की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा, अब देखो 10 कैलोरी दे रखी है, आंतरिक ऊर्जा दे रखी है 10 कैलोरी, तो अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा, इनिशियल, ये प्रारंभिक अवस्था में दे रखी है और पूछ रहा है अंतिम अवस्था में, ठीक है। डी यू बराबर हम जानते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, ये जानते हैं ना अपन। और अपने को क्या दे रखी है, इनिशियल स्टेट की दे रखी है ना 42, यानी कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है, तो 10 कैलोरी किसके बराबर, 10 इंटू 4.2 यानी 42 जूल के बराबर, ठीक है।
तो ये हमारी आ गई यू इनिशियल 42, और डी यू का मान अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था, कितना आया था अपना, आया था 60 जूल आया था क्या, तो वो यहाँ रख दिया अपना, यू फाइनल का वैल्यू आ जाएगी। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 102 जूल आंसर। ठीक है। अब देखो समान स्थिति परिस्थिति में, यानी सेम स्थिति में अगर मैं बात करूँ, डी ओ की वैल्यू वही रहने वाली है जो उधर अपन ने निकाली थी, वही चीज़ कह रहा है। समान स्थिति का मतलब वही, जो डी ओ की वैल्यू अपन ने निकाली है वही में निकाय को कितनी ऊष्मा दी जाए, डी क्यू का मान पूछ रहा है कि संगत कार्य का मान। अब कार्य का मान देखो, डी क्यू का मान पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है अपन से, ये डी क्यू पूछ रहा है, दे क्या रखा है अपने को, डी डब्ल्यू अपने को दे रखा है, डी क्यू अपने से पूछ रहा है, और डी यू अपन ने निकाल रखा है। ठीक है, तो डी यू कितना है 60, और डी डब्ल्यू 80 क्वेश्चन में दे रखा है, तो टोटल डी क्यू का मान हो जाएगा 140 जूल। ये आंसर हो गया। ठीक है, हो जाएगा नहीं, क्वेश्चन सिंपल है ना, ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट बोल रहा है ये अपने को एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, दिए गए पीवी वक्र से संबंधित सही कथन है। अच्छा, ये डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इजकल टू डी यू, डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू, या नोटा, यानी कि कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, है ना। अगर मैं बात करूँ तो देखो वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है क्या, कार्य के लिए क्या चाहिए, कार्य के लिए वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में चेंज। अब वॉल्यूम में देखो चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम में चेंज तब होता जब ये ग्राफ में ऐसा होता। ठीक है, वॉल्यूम तो क्या है, एक सीधी रेखा आ रही है इसमें, तो वॉल्यूम में ये क्या आ रही है, ये एक सीधी रेखा आ रही है, तो यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, प्रेशर कितना ही बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम का मान स्थिर ही है क्या, यानी कि समायतनी प्रोसेस हो गया। कैसा हो गया, समायतनी प्रक्रम, यानी पी डॉट डी वी, यानी डी वी में डी वी का मान क्या हो गया, जीरो। जब डी वी का मान जीरो तो डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा, क्यों, आयतन में चेंज नहीं है ना, आयतन आयतन तो स्थिर ही है, आयतन का मान तो डब्ल्यू का मान जीरो, यानी डी डब्ल्यू जीरो हो गया। अब हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू का मान तो हो गया जीरो, तो डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डी यू के हो जाएगा क्या, तो हमारा कौन सा उत्तर हो गया, सही, सेकंड। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्रत्येक के संगत ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा, अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्यक्रम से ये दे रखे हैं अपने को, तो सही संबंध पूछ रहा है। यहाँ सभी पथों के लिए अगर मैं बात करूँ, अब देखो हमने ये मैंने पहले बता दिया एक क्वेश्चन आपको कि प्रारंभिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा का मान प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो तीनों पथों के लिए जो ऊर्जा का मान है वो तो बराबर होगा, तो यू ए बराबर यू बी बराबर यू सी, तो आंतरिक ऊर्जा तो ये होगी, सेम रहेगी, राइट। अब वो क्या कह रहा है, यू ए हो गया। अब वर्क की बात करें, डब्ल्यू ए, बिल्कुल। अब देखो इसमें अपने को चिन्ह का ध्यान रखना है, मैंने कि तीर का ध्यान रखना, क्या हो रहा है देखो, ये तीर क्या है, आयतन में क्या हो रही है, ये आयतन बढ़ रहा है ना, तीर इस तरफ है, यानी आयतन में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, यानी डब्ल्यू का मान पॉजिटिव आएगा, इतना पता पड़ गया। अच्छा, ए बी सी किस में ज़्यादा है, किसने ज़्यादा कार्य किया, देखो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये हो जाएगा, राइट, इसके द्वारा इतना क्षेत्रफल घेरा गया है, और बी वाले के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है वो कितना घेरा गया है, बी वाले के द्वारा इतना क्षेत्रफल घेरा गया है, और सी वाले के द्वारा जो है इतना क्षेत्रफल घेरा गया। तो किसके द्वारा ज़्यादा क्षेत्रफल घेरा गया, ए वाले के द्वारा ज़्यादा घेरा गया, फिर बी वाले के, और फिर सी वाले के, राइट। तो क्या आ जाएगा, देखो तीनों पथों में प्रसार हो रहा है, अर्थात डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी तीनों में क्या हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है। कार्य का मान किस पर निर्भर कर रहा है, एरिया पर। ठीक है, क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, ए वाले का, ये देखो ये ए वाले का क्षेत्रफल, ये ए वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना, फिर बी वाले का क्षेत्रफल, और फिर सी वाले का। ये किसके अनुदिश देखते हैं, आयतन अक्ष के अनुदिश, किसके अनुदिश, आयतन अक्ष के अनुदिश देखते हैं। ठीक है, जब क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा, कार्य भी उसी का ज़्यादा। और तीसरा अपने से पूछ रहा है क्या, क्यू ए क्यू बी और क्यू बी, यानी ऊष्मा। अब ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी, मेनली डिपेंड वर्क पर ही करेगी, क्योंकि यू का मान तो तीनों के लिए सेम है, तो मेनली डिपेंड किस पे करेगी, मेनली डिपेंड करेगी वर्क पे। तो वर्क जिसके लिए वर्क का मान अपने लिए किसका, ए के लिए ज़्यादा आया था, तो ऊष्मा का मान भी वही हो जाएगा, क्यू ए बड़ा क्यू बी से, क्यू बी बड़ा है क्यू सी से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिए गए पीवी सूचक आरेख में निकाय को दी गई ऊष्मा है। और देखो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, वापस ए से शुरुआत करी और ए पे ही ख़त्म हुआ। ठीक है, त्रिभुज है, कुछ नहीं, बंद वक्र क्षेत्रफल है, क्या निकालेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, घेरा गया क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू में डी यू का मान तो क्या हो गया, जीरो हो ही गया।
डी यू का मान तो जीरो हो गया, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो है बराबर होगी ना, चक्रीय प्रक्रम हो गया, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था बराबर होगी, तो डी क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू के। पूछ क्या रहा है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, डी यू का मान जीरो हो गया तो डी क्यू के ऑटोमेटिक किसके, डी डब्ल्यू के। अब अपने को वर्क निकालना है, वर्क अपने पता है कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इधर 3000 में से 1000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। आधार इंटू ऊंचाई ये हो जाएगा, काट पीट के उत्तर आ जाएगा 10,000 जूल आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये भी क्या कर रखा है अपने, पीवी वक्र में ऊष्मागतिक प्रक्रम को दर्शाया गया है। इसमें प्रारंभिक स्थिति ए के संगत आंतरिक ऊर्जा 0 जूल है, बी के संगत 30 जूल है, तो ज्ञात करो। अब देखो इसमें तीनों अलग अलग पद के लिए पूछ रहा है। पहले अपन से ए बी पद के लिए पूछ रहा है, ए बी यानी ये वाला पद जो है ए बी पद, राइट। अब ए बी पद में आप देखो तीर, ये तीर का निशान किस तरफ, इस तरफ, यानी आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ए से बी तक क्या हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है। अब अपने को देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए अपने को देखो बी के संगत मान दे रखा है और ए के संगत भी दे रखा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे 30 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 30 जूल। ये हो गया आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। किया गया कार्य पूछ रहा है, कार्य के हम जानते हैं कि आयतन में क्या हो रही है, देखो ये आयतन में वृद्धि हो रही है इधर, है ना, और आयतन वृद्धि हो रही है, राइट। तो पॉजिटिव वर्ग का मान आएगा तो पॉजिटिव में इतना पता पड़ गया। और निकालेंगे कैसे, आयतन अक्ष के अनुदिश से अपन क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये लो ये बन गया अपना समलम चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 इंटू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाओं का योग ये 30 हो जाएगी। यहाँ से एक भुजा होगी 90 की, ये होगी भुजा 30 की, 30 प्लस 90 120, और ये इंटू उनके बीच की दूरी, ये 3 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 120 जूल आ गया क्या। अब तीसरी चीज़ पूछ रहा है ऊष्मा। ठीक है। अब हमने क्या किया, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू अपन ने निकाल दिया कितना है 30, डी डब्ल्यू अपन ने निकाल दिया कितना है 120, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 150 जूल। सप्लाई टू सिस्टम, यानी कि ये क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, पॉजिटिव माइनस क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। अब ये ए से बी के लिए था, अब बी से सी के पथ के लिए देखो ये अपना, अब बी से सी पथ, बी से सी पथ, यानी इसमें अपने जो तीर की दिशा थी वही यूँ थी क्या, साइक्लिक प्रोसेस में यही था, बी से सी के पथ हेतु। ठीक है। अब इसमें इस पथ में दी गई ऊष्मा क्या है, ऊष्मा अगर वो कह रहा है 50 जूल है, तो इसकी सी बिंदु पर आंतरिक ऊर्जा और इस पथ में किया गया कार्य क्या होगा। अच्छा कार्य क्या होगा, कार्य इसमें देखो मैंने क्या बोला था, आयतन समायतनी प्रक्रम है क्या, देखो v का मान प्रेशर कितना ही बढ़ता जाए, v का मान नियत है, और जब v का मान नियत है तो हम जानते हैं w बराबर होता है p डॉट टी वी। जब डी वी का मान ही जीरो है तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। तो जब डब्लू बराबर जीरो हो गया तो डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा डी यू के, राइट। और हम जानते हैं इसकी सी बिंदु पर आंतरिक ऊर्जा और उस पथ में किया गया कार्य तो अपन ने निकाल लिया, राइट। आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा है किस पर, सी बिंदु पर। अब सी बिंदु पर बी पर अपने को क्या है दे रखी, दी गई ऊष्मा, अच्छा ऊष्मा दे रखी है ना 50 जूल दे रखी है, डी क्यू का मान अपने को दे रखा है। ठीक है। डी क्यू का मान कितना दे रखा है 50 जूल, और जी अपने को पता है ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे यू सी माइनस यू बी, और यू सी का मान तो पूछ रहा है 50, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 80 जूल हो जाएगा क्या। अब अगला क्या है नेक्स्ट, सी से ए पथ के लिए अपन ने ए से बी निकाल लिया, देखो ए से बी का निकाल लिया, बी से सी का निकाल लिया, अब सी से ए के लिए पूछ रहा है, ये वाले पथ के लिए पूछ रहा है। ठीक है। सी से ए वाले पथ के लिए पूछ रहा है। अब इसके लिए पूछ रहा है जब, तो इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। अब देखो नेगेटिव में आएगा, कैसे नेगेटिव में आया कैसे पता पड़ा, ये देखो आयतन में क्या हो रही है, कमी, आयतन में कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है यानी संकुचन, तो वर्क का मान नेगेटिव में आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल पॉइंट ए हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा सी, तो यू ए माइनस यू सी, और यू ए अपने को पता है सवाल में दे रखा है अपने को जीरो, और यू सी का मान अपन ने निकाला कितना 80। ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा टोटल माइनस 80 जूल। अब कार्य की बात करूँ, किया गया कार्य, कार्य की अगर मैं बात करूँ तो कार्य कितना है, पीवी वक्र छाया का एरिया। अब देखो ये देखते हैं अपन कार्य,
कार्य कैसे निकालेंगे? आयतन अक्ष के अनुदिश क्या करेंगे? ये कर दिया आयतन अनुदिश, ये क्या बन गया? आयत बन गया क्या ये? एक मिनट इधर ध्यान से, ये देखो ये ऐसे, यही था क्या? ये आयत बन गया, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इधर। ठीक है, ये क्या बन गया? आयत। अब तीन में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तीन लंबाई कितनी होगी? दो। चौड़ाई ऊपर क्या हो गया? आधार इंटू ऊंचाई कह सकते हैं, 2 इंटू 30। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 60 जूल। अच्छा, ये किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा क्या? क्योंकि क्या है, आयतन में क्या हो रहा है? संपीड़न है। ठीक है, और उसके बाद अपना है डी क्यू। डी क्यू कैसे निकालेंगे? अपने पास डी यू की वैल्यू आ गई, अपने पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? डी क्यू की आ जाएगी क्या? ये क्या कर रहा है? निकाय द्वारा ऊष्मा, नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब निकाय द्वारा ऊष्मा क्या हो रहा है? या निकाय से ऊष्मा ली जा रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा ली जा रही है। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने कार्य के बारे में पढ़ा, आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ऊष्मा के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। और उस पर आधारित जो प्रक्रम है, समायतनी प्रक्रम हो गया, समदाबी हो गया, रुद्धोष्म हो गया, समतापी हो गया, ये चक्रीय प्रक्रम हो गया। चक्रीय प्रक्रम तो अपन ने पढ़ लिए साथ साथ ही, राइट। तो ये जो इतने भी प्रक्रम है 4-5, इनको अपन कल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कार्नो इंजन टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद हमारा सेकंड लॉ, फिर कार्नो इंजन, और फिर हमारा प्रशीतक, ये टॉपिक रह जाएगा। उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमारी क्लासेस रेगुलरली ऐसी चलती रहेगी। फिजिक्स की मैं भी लेके आया हूँ, साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायो की भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी लैब असिस्टेंट से पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट करा दूँ अपने इस चैनल पर। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, बताइए। कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइए। आपके इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। और जहाँ तक रही थर्मोडायनेमिक्स, ये अपने 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट कराऊँगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।